खबरों के पीछे की असल खबर जानना चाहते हैं तो देखते रहिए पॉइंट ब्लैंक बाय पुष्पेंद्र। पुष्पेंद्र जी, आपका न्यूज़ टुडे भारत पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरा आज का सवाल आपसे, जो महाराष्ट्र में रस्साकशी चल रही है चाचा और भतीजे को लेकर, शरद पवार जी के गुट में अगर हालिया की अब तुरंत अपडेट बताता हूं तो अजीत पवार गुट में लगभग 35 विधायक होने का उन्होंने दावा किया है, जिनमें से 31 उनके साथ वहां प्रेजेंट हो चुके हैं। वहीं शरद पवार गुट में करीब 14 विधायक रहे। तो ये बताइए, कहीं ना कहीं एनसीपी का बॉस अजीत पवार बन रहे हैं, और ऐसे में महाविकास अघाड़ी और शरद पवार जी का क्या होगा? क्या कहना चाहेंगे आप सर? आकाश, नमस्कार। आपके दर्शकों को भी मेरा अभिवादन। जो आपने आज के विषय उठाए हैं, ये वो हैं जिनके सवाल बार बार मन में घूमड़ रहे हैं और उनका जवाब हम भी ढूंढ रहे हैं, और आई एम श्योर कि हमारे दर्शक भी इसके जवाब जानने के लिए उत्सुक होंगे। राजनीति में पल पल चीज़ें बदलती हैं। किसी कोई ऐसा नियम नहीं है कि इसी नियम पर सब चीज़ें चलेंगी तो उसका 1+1 2 होगा या 1+1 11 होगा। ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। और बात महाराष्ट्र से शुरू करते हैं। जैसा आपका हमारी पहली चर्चा में भी हमने बात हुई थी, तो हमें यही लगा था कि ये कैसे हो जाता है कि उद्धव ठाकरे की नाक के नीचे से विधायक निकल जाते हैं, और शरद पवार, जिन्हें राजनीति का वहाँ का चाणक्य माना जाता है, बहुत बुद्धिमान, बहुत तेज माना जाता है, वो भी ऐसा धोखा कैसे खा सकते हैं। लेकिन उसमें एक बात स्पष्ट थी, जब उस दिन भी हमारी बात हो रही थी आकाश, के ये तब तय हो गया था जिस दिन उन्होंने अपनी विरासत सुप्रिया सुले को सौंपी थी। हालांकि प्रफुल्ल पटेल को भी साथ में कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था, लेकिन अजीत पवार का खेमा तभी से नाराज चल रहा था और उनकी बॉडी लैंग्वेज ये बता रही थी कि वो कुछ भी बड़ा कर सकते हैं। ऐसे में भी शरद पवार जैसा अनुभवी राजनेता कैसे धोखा खा गया और कैसे उसके हाथों से नीचे से ज़मीन निकल गई, ये बहुत हैरान कर देने वाली बात है कि वो क्या कर रहे थे। ये हैरान करने वाली बात नहीं है कि ये हो गया। हैरान करने वाली बात ये है कि शरद पवार को इसकी जानकारी क्यों नहीं हो पाई और वो समय से पहले सजग क्यों नहीं हो पाए। अब जैसा आपने विधायकों की गिनती का बताया, अलग अलग आंकड़े सब तरफ से आ रहे हैं, और उनका शुरुआती जो दावा था अजीत पवार गुट का, वो 40 विधायकों का था, और शरद पवार कुछ विधायकों से बात करने की कोशिश कर रहे थे, और दोनों ने एक तरह से आज शक्ति परीक्षण किया। अब इस शक्ति परीक्षण में जो साफ नज़र आ रहा है, वो ये नज़र आ रहा है कि अजीत पवार गुट हावी है, और एक एक नया ट्रेंड चालू हो गया है उदल बदल कानून से बचने के लिए, और उसका रास्ता दिखाया था एकनाथ शिंदे ने। अब ये लोग पार्टी का विलय नहीं करते हैं या दूसरी पार्टी नहीं बना रहे हैं, आप उसी पार्टी पर अपना हक भी जता रहे हैं। और ये जो हक जताने वाली प्रक्रिया है, ये काफ़ी जटिल है, लेकिन इसमें जैसे शिंदे का पलड़ा भारी हुआ और उनके पक्ष में फैसला आया, उनको सिंबल भी मिला, ऐसा ही मुझे कुछ कुछ अजीत पवार वाले गुट के साथ भी होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि इतनी जटिल प्रक्रिया इनके साथ वहाँ पर एमएलसी भी दिखाई दिए हैं, और पदाधिकारी अगर कहें तो कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल थे, वो साथ थे, जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो भी साथ थे। तो जब चुनाव आयोग इसकी दोनों पक्षों को नोटिस देगा, फिर उसकी सुनवाई करेगा, तो उसमें पदाधिकारी कितने किसके साथ हैं, बाईलॉज क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, उनका जो पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या कहता है, फिर विधायकों का संख्या इनके पास हो गई। तो ये सारी चीज़ें मुझे तो आज की स्थिति देखूं तो अजीत पवार के पक्ष में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, और शायद ये इसलिए भी है कि आप प्रत्यक्ष रूप से कोई कहे या ना कहे, लेकिन स्पष्ट है कि इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के जो चतुर विद्वान लोग हैं और जो रणनीतिकार हैं, उनका दिमाग है। तो इसलिए उन्होंने पूरा होमवर्क करके सारा काम किया, और शरद पवार के लिए मुसीबतें और मुश्किलें बढ़ गई हैं। हालांकि ये सही है कि लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में इसका सही जवाब कौन सही है कौन गलत, हमें चुनाव आने पर पता चलेगा, जब मतदाता अपना मत देंगे, और जो विधायक आज हैं ये दोबारा जीत पाएंगे नहीं जीत पाएंगे, ये अपने खेमे से लड़ेंगे, किसी और चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे, और क्या शरद पवार के जो लोग खड़े होंगे उम्मीदवार, उनकी क्या स्थिति होगी। पर फिलहाल महाराष्ट्र में स्थिति बड़ी पेचीदा हो गई है। इससे जहां उद्धव ठाकरे भी परेशान हैं, वहीं कांग्रेस को इसमें थोड़ा सा राहत मिलती दिखाई दे रही है, क्योंकि वो बार्गेनिंग पावर में जब सीटों का बंटवारा होगा आपस में, तो उसमें कांग्रेस जी थोड़ा सर। लाभ की स्थिति में आएगी, और शरद पवार को भारी नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी सर। शरद पवार जी का इसमें नुकसान साफ तौर पे दिखाई दे रहा है, ऐसा कंक्लूजन है।
मेरा अगला सवाल आपसे है कि ऐसे में महाविकास अघाड़ी का क्या होगा? कहीं न कहीं उद्धव ठाकरे अब अपनी पार्टी में पूछताछ ऐसे मतलब चर्चा कर रहे हैं कि क्या हमें अघाड़ी से जुड़े रहना चाहिए? वहीं उसके अलावा चर्चा ये भी निकल के सामने आ रही है कि क्योंकि महाविकास अघाड़ी में एनसीपी की स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गई है, शिवसेना भी टूट चुकी है। तो कहीं न कहीं अब जो कांग्रेस है, वो अपना दबदबा महाराष्ट्र में बढ़ाना चाहती है। इस मौके का फ़ायदा अगर बीजेपी उठा रही है अपने साथ अन्य दलों को लाके, तो कांग्रेस भी कहीं न कहीं मौके का फ़ायदा उठा रही है क्योंकि मैदान एक तरह से खाली हो रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं सर? आकाश जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। महाविकास आघाड़ी का क्या होगा ये तो मतदाता बताएंगे। जो आकलन है, जो आकलन दिखाई देता है कि मुझे लगता है कि वो लोग इससे अगर डरेंगे तो इसी वजह से ज़्यादा एकजुट भी होंगे, क्योंकि सब पर खतरा बढ़ गया है, मंडराने लगा है। और एक और बात है, अगर हम सिद्धांतों की बात करने लगें तो आप देखिए, शिवसेना और कांग्रेस एक हो जाएंगी, कौन सोचता था। इसी का लाभ एक नाथ शिंदे ने उठाया और उन्होंने कहा कि जब जो बहाना बनाया, जो एक्सक्यूज़ किया लिया, वो यही था कि साहब आपने हिंदुत्व वाली विचारधारा जो बाला साहब ठाकरे की थी, क्योंकि उसको छोड़ दिया है, इसलिए हम जा रहे हैं। और अब अजीत पवार का भी ये एक उनके खेमे से ये बात निकल कर आई कि जब आप शिवसेना के साथ जा सकते हैं तो फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ क्यों नहीं। और नाम लिया गया कि भाई मोदी जी का बहुत विकास हो रहा है देश का उनके कारण, तो हम उनकी नीतियों में विश्वास करते हुए वहाँ जा रहे हैं। पर महाविकास आघाड़ी जो अभी तक के ओपिनियन पोल्स थे बिफोर दिस क्राइसिस, इस नाटक से पहले, इस घटनाक्रम से पहले रादर, तब तक महाविकास आघाड़ी की पोजीशन अच्छी थी। कहीं कहीं उन्हें नुकसान होगा जहां कुछ ऐसे नाम होंगे जो अपने अपने क्षेत्रों में करें, लेकिन महाविकास आघाड़ी के साथ थोड़ी सी मुझे लगता है कि हमदर्दी उत्पन्न होगी। और अगर पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस अगर ठीक से मिलकर रणनीति बनाएंगे तो इसका जो विक्टिम कार्ड अगर वो खेल पाएँ अपने को पीड़ित बताते हुए, तो वो इसका लाभ भी उठा सकते हैं। जी सर। सर मेरा अगला सवाल है कि कहीं न कहीं कहा जा रहा है कि ईडी और सीबीआई इन सब के डर से जो अब एग्ज़ैक्टली मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा लेकिन जो अध्यक्ष बनाए गए थे एनसीपी में ने, उन्होंने ये सब जो एक्शन हुआ है, ये ईडी सीबीआई के डर की वजह से है या फिर अपने जो केसेज़ हैं, उनको मतलब माफ़ करा लेने की वजह से? ये सब कारण बताए जा रहे हैं कि ये टूटा है। क्या इसको कैसे देखते हैं आप? जो आपने बात कही, देखिए इससे इनकार तो किया नहीं जा सकता। जो अगर हम ऑफ द रिकॉर्ड बात करें, जो ऑन द रिकॉर्ड नहीं आती हैं, तो शरद पवार के साथ इन लोगों ने, अजीत पवार ने और प्रफुल्ल पटेल ने, सब ने ये प्रयास भी किए थे कि ईडी वगैरह से बचने के लिए क्यों ना भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिला लिया जाए। इस पर चर्चा भी हुई थी, लेकिन शरद पवार शायद कोई निर्णय नहीं ले पाए और इन्हें मौका भी मिल गया, बहाना भी मिल गया। तो जो ईडी वाली बात और दूसरी एजेंसियों की बात है, उससे इनकार तो नहीं किया जा सकता आकाश। वो भी एक कारण हो सकता है कि इस घटनाक्रम के पीछे रहा हो, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। सर मेरा अगला सवाल है कि कहा जा रहा है कि जो घटनाक्रम ये महाराष्ट्र में हुआ है, अब 24 के चुनाव आने वाले हैं, अब बहुत जल्द बल्कि समय से पहले कराने की नौबत है। ऐसे में जो महाराष्ट्र में हुआ है, वो अन्य राज्यों में भी हो सकता है। खास तौर पे इसमें यूपी का नाम आ रहा है, बिहार का नाम आ रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये पॉसिबिलिटी हो रही है? आकाश देखिए, कोशिशें ज़रूर होंगी और भारतीय जनता पार्टी के तरकश में जितने भी तीर हैं उनका प्रयोग भी किया जाएगा। और इसको हवा इस बात से मिली कि बिहार में सुशील मोदी ने कह दिया कि जेडीयू में जो विधायक हैं वो छटपटा रहे हैं। इधर आपको याद होगा, इस घटनाक्रम से पहले भी केशव मौर्य ने इशारा किया था या दावा किया था कि सपा के बहुत से विधायक उनकी पार्टी में आना चाहते हैं और वहाँ भगदड़ की सी स्थिति है। अब जो ताज़ा घटनाक्रम हुआ उसमें उत्तर प्रदेश शायद ज़्यादा अहम है, तो इसी की बात करेंगे। और हो सकता है जो हमारे आगे के सवाल थे उनके जवाब भी इसमें निकल जाएं। अठवले ने और ओम प्रकाश राजभर, इन दो लोगों ने अलग अलग बयान दिए। अठवले ने, जैसे वो बोलते हैं बड़े रोचक तरीके से, उन्होंने कहा ये बिंड हो जाएगा और रालोद और अखिलेश के रिश्ते ठीक नहीं है तो रालोद अलग हो जाएंगे। उधर राजभर ने भी ऐसा ही कह दिया कि सपा में बहुत से विधायक नाराज हैं, वो जा सकते हैं। हालांकि उसका जवाब उन्होंने अलग अलग तरीके से दिया। अखिलेश ने कहा कि जिन्हें जाना है उन्हें ले जाइए साथ में, और ये थोड़ा सा हल्के स्तर पर भी उतर आए। उन्होंने कहा कि वो हल्के आदमी है, शिवपाल ने कहा। तो शिवपाल के लिए फिर राजभर ने भी कह दिया कि आपको तो खुद ही हल्का कर रखा है भतीजे ने, आपकी तो वहाँ कोई औकात ही नहीं है।
और जिसने आपको जूते मार के धक्के मार के भगाया, आपने उसी को चाटुकार उसके बन के और दोबारा से वहाँ चले गए हैं। लेकिन ये कोशिशें हो सकती हैं अगर विपक्षी एकता जिसकी कोशिश नीतीश और सब कर रहे हैं, उधर शरद पवार मुसीबत में फंस गए हैं, वो अपना घर संभालेंगे, तो विपक्षी एकता के प्रयासों पर इस घटनाक्रम का असर पड़ेगा थोड़ा बहुत, क्योंकि वो अपना मैनेजमेंट इधर का करें या उधर का करें उसमें लगेंगे, और दूसरे प्रलोभन भी दिए जाएंगे, सब सारी कोशिशें की जाएंगी। लेकिन यूपी में जिस तरह से अखिलेश का अन्य सहयोगी जो दल हैं उनके साथ जो व्यवहार है, जो आचरण है, जो एटीट्यूड है, मुझे लगता है उस वजह से भी इन बातों को ज़्यादा बल मिल रहा है, इन कयासों को। और अगर उनका व्यवहार ऐसा ही रहता है तो शायद ये कयास बाद में हकीकत भी बन जाए। जी सर। सर महाराष्ट्र और यूपी से हम लोग आते हैं मध्य प्रदेश की तरफ। हाल ही एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कहा जा रहा है भाजपा का एक नेता उसने आदिवासी समाज के एक व्यक्ति के ऊपर पेशाब की, और ये बहुत ही ऐसा वीडियो था जिसने सभी को विचलित करके रखा। कहीं न कहीं माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में इसका गहरा असर पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि अब भाजपा की राजनीति में इसका बुरा असर पड़ेगा? या फिलहाल उस पे एक्शन लिया गया है, उसको एनएसए लगाया गया है, अरेस्ट किया गया है, लेकिन राजनीति में इसका असर बहुत बड़ा एक मुद्दा बनेगा ये। इसको कैसे देखते हैं आप? आकाश, पहले तो राजनीति से अलग हटकर इस सभ्य समाज में इस तरह की घटना किसी को भी विचलित कर सकती है। और जब ये वीडियो जो वायरल हुआ है, जब विदेशों में जाएगा, सब जगह जाएगा, तो जहाँ हम बार बार बात करते हैं अपने गौरव की, अपने सम्मान की, भारत की सभ्यता की, भारत की संस्कृति की, तो सब शर्मसार हो रहे हैं और शर्म से आंखें झुकी जाती हैं और पीड़ा भी होती है कि ऐसा कोई आदमी कैसे कर सकता है। और जहाँ तक सवाल है राजनीति का, तो शिवराज सिंह चौहान ने तुरंत इस पर कार्रवाई का निर्देश दिया है, सीधी जिले के अधिकारियों से कहा है, और उसको एनएसए लगाने की बात कही गई है। और शायद किसी के प्रतिनिधि हैं, किसी जनप्रतिनिधि के, जिन्होंने ये हरकत की है जो बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक है। अब बात राजनीति की करें तो देखिए, चुनाव हुआ नज़दीक, और जैसे हम कहते थे कि कांग्रेस के कुछ लोग कुछ ऐसा काम कर देते थे कि ऐन मौके पर कांग्रेस को नुकसान हो जाता था, तो ऐसे ही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ मुश्किलों का सामना कर रही है। 3 बार की सरकार हो चुकी है, एंटी इनकम्बेंसी है, और ऐसे में ऐसा एक हथियार विपक्ष के हाथ में चले जाना भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि आदिवासियों की स्थिति को लेकर वहाँ पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आलोचनाओं के घेरे में रहती है और उसकी निंदा भी कई बार की गई है। ऐसे में ये कदम भारतीय जनता पार्टी के लिए वाकई एक बड़ी मुश्किल पैदा कर देगा, और विपक्ष के पास बैठे बिठाए उसे एक हथियार मिल गया कि ये आदिवासी समर्थक नहीं, उनके हमदर्द नहीं, बल्कि उन पर अत्याचार करने वाले हैं। तो इससे भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ेंगी। जी सर। इसी घटना पे ये भी हुआ कि प्रवेश शुक्ला करके हैं जिन्होंने पेशाब किया था, तो उनको लेकर भले ही भाजपा प्रतिनिधि बताए जा रहे हैं, भाजपा नेता प्रतिनिधि हैं, लेकिन भाजपा नेताओं ने साफ तौर पे कह दिया कि इनका पार्टी से कोई लेना देना नहीं। उसके बाद कई ऐसी फोटो जो फैक्ट चेकर्स हैं, वो कई ऐसी फोटोज और ऐसी घटनाएं बता रहे हैं जहां पे वो साफ तौर पर पार्टी से जुड़े दिखाई दिए। तो इसको कैसे देखते हैं? क्या ये डैमेज कंट्रोल वाली कोशिश है? इसको कैसे देखते हैं आप सर? ये डैमेज कंट्रोल की कोशिश है, लेकिन बड़ी ओछी हरकत है। भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर ऐसा कर रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं। और इस समय पे सोशल मीडिया जितना पावरफुल है, सब पावरफुल है। देखिए, सारे अखबारों में जिस दिन उसका मनोनयन होता है तो उसकी कटिंग छपी हुई है, उस कटिंग को भी वायरल कर रहे हैं लोग, फैक्ट चेकर्स। तो ये लाख कहते रहें, इससे कोई लाभ नहीं है, बल्कि ऐसे में उन्हें स्वीकार करना चाहिए कि ऐसे तत्व हमारे संगठन में नहीं रह सकते हैं, लिया जाओ, उन्हें बाहर करने बजाय ये कहने के, ये लीपापोती करने के कि साहब हमारा उससे संबंध नहीं है, वो बीजेपी का नहीं है। इन बातों से उसका नुकसान होगा, भारतीय जनता पार्टी को लाभ नहीं होगा। अगर हमसे कोई गलती हो जाए, किसी को कोई गलती हो जाए, तो स्वीकार करना चाहिए और कहना चाहिए कि भाई इस परिवार के सदस्य से हम संबंध विच्छेद करते हैं, या हमारा अब इससे कोई संबंध नहीं। लेकिन था तो उसे स्वीकार करना पड़ेगा, आप उससे इनकार कैसे कर सकते हैं? अखबारों में उसके मनोनयन की खबर छपी है, उसके बाद कई बार बातचीत के, तो फैक्ट चेकर्स ने सारे जो सबूत हैं वो सामने ला दिए हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो इन बातों को करने से भारतीय जनता पार्टी को कोई लाभ नहीं मिलेगा, उल्टा नुकसान होगा। जी सर। सर अगला सवाल मेरा है, महाराष्ट्र के बाद बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी में बताया जा रहा है कि जैसे एनसीपी में लूप होल्स थे, उसी तरह नीतीश कुमार की पार्टी में भी लूप होल्स हैं, जिसके बाद जेडीयू के टूटने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। इस बात को आप कैसे देखते हैं?
आकाश जबकि देखिए, ऑलरेडी जीतन राम मांझी हैं वो गठबंधन से तोड़ दिए गए हैं। तो राजनीति बिहार में की तो स्थिति अब बता रहे थोड़ा मुश्किल है। कुछ भी असंभव नहीं होता, लेकिन मैं इसे थोड़ा अलग तरीके से, दूसरी तरीके से देखता हूँ। हो सकता है ये बात दर्शकों का क्या फीडबैक आएगा। जी, देखिए, ये जो दल बदल और ये सब छोड़ना होता है ना, ये सत्ता के लिए होता है। महाराष्ट्र से इसकी तुलना इसलिए नहीं कर पाऊंगा क्योंकि महाराष्ट्र में अजीत पवार गए तो सत्ता के लिए गए, या उनके गुट के विधायक गए तो वो सीधे सीधे सत्ता में भागीदारी के लिए गए। फिलहाल बिहार में जो नीतीश और तेजस्वी का गठबंधन है वो सत्ता में है, तो मुझे नहीं लगता कि सत्ता की मलाई का लालच कोई भी छोड़ सकता है। जीतन राम मांझी को कोई बड़ा लोग, कोई प्रलोभन दिया गया होगा, या जो वो मनवाना चाहते थे कुछ बातें, उनकी बातें नहीं मानी गई। दूसरे, तेजस्वी का जो व्यवहार था उनके पुत्र के प्रति, जो मंत्री था जब उसने छोड़ा, शायद उसको लेके कुछ ये निजी कारण थे, और पहले भी वो भारतीय जनता पार्टी के हमराह बन चुके हैं, तो उन्होंने वो रास्ता देख लिया। लेकिन एकदम अभी कुछ ऐसा हो जाए मुझे नहीं लगता। हाँ, जो मौसम विज्ञानी होते हैं राजनीति में, चाहे वो विधायक हों या दूसरे हों, उन्हें अगर लगेगा चुनावों से पहले कि भाई अब यहाँ मलाई बची नहीं है और मलाई तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, तब वो शायद कुछ लोग उसका उधर रुख करने लगे और भगदड़ मचे। लेकिन एज ऑफ नाउ, आज की तारीख में देखें तो नीतीश और तेजस्वी का गठबंधन बहुत मजबूत चल रहा है। और आज तो लालू जी ने बड़ा भोजपुरी में बयान दिया, उनका राजद का स्थापना दिवस था, वहाँ बोले कि मोदी ना रहे तब का करीब है ना। तो उन्होंने उसमें धमकाया भी कि भाई गरीबों को धमकाया जाता था तो वह कोर्ट ले जाएंगे, हाई कोर्ट तक जाना पड़ेगा, कि जब मोदी नहीं रहेंगे तब क्या होगा, और ये धमकाना छोड़ें और इस तरह की हरकतें छोड़ें। तो मुझे लगता है कि अभी बिहार में हालांकि सुशील मोदी ने कहा है बार बार, लेकिन वो कहेंगे विपक्ष वाले दूसरों का मनोबल तोड़ने के लिए, पर स्थितियाँ ऐसी नहीं है। हाँ, अगर तेजस्वी पर चार्जशीट हो जाती है या वो चले जाते हैं, बाय द वे अगर वो जेल चले जाते हैं, या नीतीश को कोई प्रॉब्लम हो जाए और एकदम से लगने लगे साफ परिदृश्य बदल रहा है, क्योंकि वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत मजबूत अभी नहीं है, और मजबूत साथी उसे चाहिए। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि अभी इनके विधायक जो सत्ता की मलाई का मजा ले रहे हैं सत्ता का, वो टूट कर जाएंगे। वहाँ पर फर्क ये था कि वो सत्ता में भागीदार बनने गए हैं आकाश, ये अंतर मुझे दिखाई देता है। जी सर। सर बिहार से हम लोग यूपी की तरफ बढ़ते हैं और यूपी में कहा जा रहा है, एक तो अखिलेश जो 23 जून की बैठक थी उसमें अखिलेश यादव शामिल थे, जयंत चौधरी नहीं गए थे। उसके बाद अखिलेश यादव जी जो हैं उसी बैठक के बाद राहुल गांधी जी की एक स्पीच आती है तेलंगाना में, वो कहते हैं कि केसीआर जी अगर विपक्षी बैठक की मतलब विपक्षी एकता की मीटिंग में आते तो हम मतलब कांग्रेस उस बैठक से दूरी बनाती और इस गठबंधन से कभी ना जुड़ती। तो कहीं न कहीं और अखिलेश यादव कोशिश कर रहे हैं कि केसीआर के साथ वो किस मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं और गठबंधन में उनको लाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में क्या विपक्षी एकता संभव हो पाएगी या अखिलेश और केसीआर क्या झटका दे सकते हैं विपक्षी एकता की मतलब विपक्षी एकता की कवायद को? इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस और राव का जो रिश्ता है, जो कड़वाहट उसमें आई जब तेलंगाना राज्य बना, तो यूपीए सरकार ने उसकी मदद की थी, और उसके बाद जो राव का रवैया रहा केसीआर का, वो शायद कांग्रेस को बर्दाश्त नहीं था। और बार बार सारे राज्यों को छोड़ते जाने वाली कांग्रेस तेलंगाना में जब राहुल जाते हैं, खम्मम में शायद वो रैली थी, जो अभी हाल फिलहाल राहुल गांधी वहाँ गए थे। और इसमें कोई शक नहीं कि अलग अलग मीडिया पे आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा, अपार भीड़ वहाँ दिखाई दे रही थी। यानी कि कांग्रेस ने जो कर्नाटक जीता, उसके बाद कांग्रेस शायद कुछ खोई ज़मीन उसकी जो है वहाँ पर, वो उसे पुनः हासिल कर रहे हैं। और वहाँ राहुल गांधी ने बड़े जोशो खरोश से बात कही, भ्रष्टाचार की बात करी, इनकी बेटी का जो लिकर वाला शराब घोटाला वाला कांड है उसकी भी बात करी, और साफ 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 शब्दों में कह दिया कि भाई इनके साथ हमारी नहीं बन सकती है। और यही कारण था कि पटना में इनको बुलाया नहीं गया था, अगर आपको याद हो। तो अगर केसीआर के पास अखिलेश जा रहे हैं, तो अखिलेश विपक्षी उसमें रह पाएंगे क्या? वो नीतीश को, या जो अगुवाई कर रहे हैं विपक्षी एकता की मुहिम की, क्या उनको मना पाएंगे कि केसीआर आए? और क्या केसीआर का साथ कांग्रेस की कीमत पर विपक्ष चाहेगा? मुझे नहीं लगता आकाश। मुझे लगता है कि केसीआर की कीमत पर कांग्रेस को छोड़ दें, नहीं लगता। हाँ, कांग्रेस अगर खुद ही विड्रॉ कर जाए वहाँ से विपक्षी गठबंधन से, तो अलग बात है। अदरवाइज कांग्रेस जिस तरह से एटीट्यूड दिखा रही है, जिस तरह से कहा है,
मुझे नहीं लगता कि वो केसीआर को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त करने वाले हैं या उसके रहते भी गठबंधन में शामिल होंगे। तो अंततः केसीआर तो अलग ही रहेंगे, ऐसा लगता है। जी सर। आज का आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। भाजपा ने अपने 4 प्रदेशों के अध्यक्ष बदले हैं और कहीं न कहीं उसने जातीय फैक्टर को भी बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया है। और इस बात को बहुत बड़ा बताया जा रहा है कि ये बड़ा घटनाक्रम है जिससे देश की राजनीति में बड़ा असर पड़ेगा। आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों पर इसका असर होगा। इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए आकाश जी, भारतीय जनता पार्टी एक चुनावी मशीन है। वो हर समय चुनाव की तैयारियों में लगे रहते हैं, सोचते रहते हैं। और ये बातें लग रही थी जब जेपी नड्डा अमित शाह से मिल रहे थे, खबरों में भी सुर्खियाँ, अखबारों में भी सुर्खियाँ आने लगी थी कि साहब बदलाव होना है बड़ा। फिलहाल हमें 4 जगह पे ये बदलाव देखने को मिला। इसमें भी जैसे जाखड़ को पंजाब की कमान सौंपी गई, जो कि अभी तक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे थे, और ये भी चर्चा है कि वहाँ पे वो शिरोमणि अकाली दल से दोबारा से भारतीय जनता पार्टी उसका हाथ मिला सकती है उनसे चुनावों से पहले। तो ये सारे प्रयास इसलिए हैं कि जो स्थानीय प्रभुत्व रखते हैं, चाहे पुरंदेश्वरी हों, दूसरे हों, इसलिए कि भाई वहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी अगर कमज़ोर हो रही है तो उसको दोबारा से रिवाइव किया जाए, चाहे वहाँ गठबंधन करने पड़ें, कुछ और छोटे दलों से समझौता करना पड़े, तो वहीं के व्यक्तियों को इसलिए भारतीय जनता पार्टी ला रही है। और ये मान लीजिए कि उन्होंने अपनी तरफ से चुनावी बिगुल फूंक दिया है और चुनाव की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी जुट गई है। अब इन अध्यक्षों को निर्देश दे दिया जाएगा कि सारी संभावनाएं वो तलाशें, क्योंकि वो वहाँ के खाटी राजनीतिज्ञ हैं, सबके सब अपने प्रदेश को, अपने इलाके को जानते हैं। वहाँ पर किससे गठबंधन में लाभ रहेगा, किसमें नुकसान रहेगा, ये सारी बातें कहेंगे। क्या रणनीति बननी चाहिए, हकीकत क्या है, कितनी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। मतलब ये नहीं कि आप बड़ा भाई बन के जाएँ, हो सकता है वो ऐसे राज्यों में छोटा भाई बन के भी गठबंधन कर ले। तो ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा से इसमें आगे रहती है और उन्होंने आगे बढ़ के ये काम किया है। साफ दिखाई दे रहा है कि वो चुनावी तैयारियों में लग गए। जी, पुष्पेंद्र जी, आपने अपना कीमती समय से हमारे लिए कुछ पल निकाले और इन सारे मुद्दों पर जनता को एक पर्सपेक्टिव दिया, एकदम सटीक विश्लेषण दिया। आपका न्यूज़ टुडे भारत पर जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। खबरों के अंदर की खबर, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर, सुर्खियों का मतलब क्या है, खबरों के पीछे की असल खबर जानना चाहते हैं तो देखते रहिए पॉइंट ब्लैंक बाय पुष्पेंद्र। क्या सही क्या गलत, फैसला होगा आपका।